हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के एक समग्र अध्ययन को, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह महेश कुमार वर्णवाल की किताब पर आधारित है, जो कि मध्य प्रदेश जीके के लिए महत्वपूर्ण किताबों में से एक किताब मानी जाती है। अब आता है कि मध्य प्रदेश की इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने इसके 17 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा 18वां अध्याय है, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में है, और इसके संदर्भ में पढ़ते हैं और विभिन्न अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बारे में जानेंगे, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी। इसी के साथ ही कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जिसके आने की संभावना होती है, और प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में भी जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जिसमें आता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियाँ। अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में पढ़ते हैं कि अनुसूचित जातियाँ क्या होती हैं और अनुसूचित जनजातियाँ क्या होती हैं। अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ भारत के सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक होती हैं। क्या होती है? सबसे अधिक के वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक होती हैं। अनुसूचित जातियाँ हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था की एक उप समुदाय होते हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से वंचना, उत्पीड़न तथा अत्यधिक सामाजिक अलगाव का सामना किया हुआ है। तो इनको एक शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से समझा जा सकता है? वे अनुसूचित जातियाँ जो कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में एक समुदाय होती है, उन्हें ऐतिहासिक रूप से वंचना, डिप्रिवेशन, उत्पीड़न, ऑपरेशन तथा अत्यधिक सामाजिक अलगाव, एक्सट्रीम सोशल आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है। तो ये अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आता है। अब आता है अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं कि यह वह मानव समूह होता है जो भौगोलिक आधार पर मुख्य धारा के समाज से दूर हाशिए पर स्थित होता है। यह समूह अपने सामाजिक विकास के दौर में पीछे छूट गया है और इसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन और अर्थव्यवस्था होती है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है मानव शास्त्र के शब्दकोश के बारे में, जिसके अनुसार जनजाति एक ऐसा मानव समूह होता है जो निश्चित क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक एकरूपता और एकीकृत सामाजिक संगठन रखता है। इसके संदर्भ में आता है प्रसिद्ध भारतीय मानवशास्त्री D.N. मजूमदार के अनुसार जनजाति जो होता है वह परिवारों या परिवारों के एक समूह का संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके समय सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यवसाय और उद्योग के विषयों में कुछ निषेधों का भी पालन करते हैं। तो ये प्रसिद्ध मानवशास्त्री D.N. मजूमदार के शब्दों में है। अब आता है जानते हैं कि संवैधानिक स्थिति को जानते हैं कि इनके संदर्भ में संविधान की क्या स्थिति है, कि इसे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इन्हें संदर्भित किया गया है, परिभाषित किया गया है। अब आता है कि भारत में अनुसूचित जाति तथा विस्तार पूर्वक वर्णन अनुच्छेद 341 में तथा परिभाषा अनुच्छेद 366 के खंड 24 में दी गई है, जबकि अनुसूचित जनजाति का विस्तार पूर्ण वर्णन अनुच्छेद 342 तथा उसे अनुच्छेद 366 के खंड 24 में इसके अंतर्गत दिया गया है। तो किस में दिया गया है? ये अनुच्छेद 341 में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया और इसकी परिभाषा को अनुच्छेद 366 के खंड 24 के अंतर्गत, और इसी तरीके से अनुसूचित जनजातियों का वर्णन अनुच्छेद 342 के अंतर्गत और इनमें अनुच्छेद 366 के खंड 25 में इसे परिभाषित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत और अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसके अंतर्गत संवैधानिक आयोग का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए अनुच्छेद 368 के तहत और अनुसूचित जनजाति के लिए 338 का के तहत इसमें अनुसूचित संवैधानिक दर्जा इस आयोग को प्रदान किया गया। अब आता है इसके संदर्भ में देखते हैं कि अनुसूचित जातियों के बारे में। अनुसूचित जाति वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 1.13 करोड़ है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6% है। अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या देश में 8वां स्थान तथा प्रतिशतता की दृष्टि से यह प्रदेश में 17वां स्थान रखती है। तो मतलब यह है जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश में 8वां और प्रतिशतता की दृष्टि से यह 17वां स्थान रखती है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला इंदौर है, जिसमें सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है
झाबुआ आता है। तो अनुसूचित जाति वाला जिला सर्वाधिक कौन सा है? इंदौर है। और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला झाबुआ आता है। सर्वाधिक प्रतिशतता में एससी प्रतिशतता वाले जिले में उज्जैन आता है और सबसे कम प्रतिशतता वाले में झाबुआ आता है। तो प्रतिशतता की दृष्टि से भी और अनुसूचित जातियों के एक आकलन के अकॉर्डिंग भी, दोनों के अकॉर्डिंग झाबुआ सबसे कम अनुसूचित जनजाति जाति वाला जिला है। और जो इंदौर है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है और प्रतिशतता के आधार पर उज्जैन आता है। अब आता है प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखते हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 1.13 करोड़ तथा राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत के आधार पर 15.6 करोड़ है। और ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति 82.68 लाख है और शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति 30.74 लाख है। कुल अनुसूचित जाति में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज 73% है। इसी तरीके से जो कुल अनुसूचित जाति में शहरी क्षेत्र का वर्गीकरण जितना है 27%। फिर अनुसूचित जाति का जनघनत्व 37 प्रति वर्ग किलोमीटर है और कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 48 है। फिर अनुसूचित जाति के साक्षरता का प्रतिशत 66.16% है। फिर आता है पुरुष साक्षरता दर 76.70% है। इसी तरीके से महिला साक्षरता दर 54.70% इसके अंतर्गत आता है। अब आता है प्रदेश में प्रमुख अनुसूचित जातियों के बारे में जानते हैं कि प्रदेश में कौन कौन सी अनुसूचित जाति हैं। मध्य प्रदेश में कुल 48 अनुसूचित जातियां आती हैं, जिनमें चमार 44.98 लाख होते हैं, बलाही 11.05, धानुक 7.80 लाख, महार 6.73, कोली 5.646% होता है। चमार जाति जो है वह अनुसूचित सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। इसके अंतर्गत चमारी, जाटव, बाथम, रैदास, रोहिदास, सतनामी, रामनामी, सूर्यवंशी, रामनामी, अहिरबार, मोची, रैगर, नौना, नागर आदि उपजातियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कौन सी है? चमार, जो कि 44.98 लाख है। अब आता है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन वर्ष 1995 में किया गया। आयोग के एक अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। आयुक्त अनुसूचित जाति विकास के पदेन सदस्य होते हैं और वर्तमान में श्री भूपेंद्र आर्य इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो ये अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में। फिर आता है अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण तथा अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा में सुझाव देने हेतु मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री होते हैं। अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल में 25 सदस्य होते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के बारे में। प्रदेश में अनुसूचित जाति के परिवारों के व्यवसाय को आर्थिक ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1979 में मध्य प्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया। तो वित्त एवं विकास निगम का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कि मध्य प्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास का गठन 1979 में इसका गठन किया गया। अब आता है इसके संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों के बारे में देखते हैं। अभी तक हमने अनुसूचित जाति के बारे में देखा कि इनका जनसंख्या के आधार पर मतलब 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इनका कितना प्रतिशत है और इन सब के बारे में देखा कितने तरीके के आयोग बनाए गए हैं। अब आता है अनुसूचित जनजातियों के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला राज्य है तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनजातियां 1,53,16,784 है। यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.9% भाग को कवर करती है। कितना प्रतिशत भाग को? 21.09% भाग को कवर करती है। और इसमें कुल जनसंख्या कुल अनुसूचित जनजाति समूह 43 है और एससी समूह कितने हैं? इसमें 48 है और इसमें अनुसूचित जाति समूह 43 आते हैं। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का प्रथम और प्रतिशतता की दृष्टि से देश में 13वां स्थान रखती है। प्रदेश में अधिकतम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला धार है तथा न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला भिंड है। इसी तरीके से प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से जब सर्वाधिक जिला जलीराजपुर आता है, फिर आता है भिंड। तो भिंड जो है
इसमें प्रतिशतता की दृष्टि से और न्यूनतम जनसंख्या के मामले दोनों के मामले में भी कम है, और इसमें अधिकतम में धार आता है और इसमें अलीराजपुर आता है। इसी तरीके से जो सर्वाधिक था तो सर्वाधिक में उज्जैन इंदौर आता था, अनुसूचित जनजाति वाला जिला, अनुसूचित जाति वाला जिला, और सबसे कम में झाबुआ आता था। और इसी तरीके से प्रतिशतता के आधार पर उज्जैन आता था और उसमें प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम में झाबुआ जिला आता था। इसी तरीके से भिंड जो है इसमें दोनों में सेम है और उसमें झाबुआ आता है। अब आता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मात्र 10.40 लाख आदिवासी ही नगरों में निवास करते हैं, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का मात्र 6.8% है। और शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों के निवास की दृष्टि से भिंड जिले में प्रथम स्थान है, जहाँ 76.8% जनजातीय जनसंख्या शहरों में निवास करती है, जबकि ढिंडोरी जिले के अंतिम स्थान पर है, जहाँ मात्र 1.6% जनजातीय जनसंख्या शहरों में निवास करती है। तो इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद के बारे में जानते हैं कि वर्ष 1957 में संविधान के अनुच्छेद 244 के क्लॉज 1 के अंतर्गत प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण तथा अनुसूचित जनजातियों के हित संरक्षण के सुझाव देने हेतु मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया। 8 सितंबर 2014 को पुनर्गठन कर दिया गया था। इस 8 सितंबर 2014 को इसका पुनर्गठन कर दिया गया था। अब आता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिंगानुपात में कुल 67 अंकों का अंतर है। कितना अंकों का अंतर है? 67 अंकों का अंतर है। अब जानते हैं जनजातीय संस्थान के बारे में कि मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है और देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ जिले में है, जबकि इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय जो है वह अमरकंटक में स्थित है। तो जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में, आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में और इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है। अब आता है कि मध्य प्रदेश की जो 43 अनुसूचित जनजातियां, जिनमें भील और भलाला जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, जो कि 59.93 लाख है, जो कि कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 39.1% होता है। मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियां क्रमशः भील, गोंड, कोल होती हैं, जबकि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कमार जो कि सीधी में स्थित है, इसके अंतर्गत आती है। अब आता है जनसंख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में आती है भील, गोंड, संथाल। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ी जनजातियां आती हैं। फिर आता है कि मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के बारे में जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 29 सितंबर 1994 को की गई थी, जिसका उद्देश्य जनजातीय समाज की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास करना, शोषण समाप्त करना, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहली आती है भील जनजाति। भील शब्द की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत भाषा के भिल्ल अथवा द्रविड़ या शब्द बील से हुई है। किससे हुई है? भिल्ल अथवा द्रविड़ अर्थात बील से इसकी उत्पत्ति हुई है। बील का अर्थ होता है धनुष तथा धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण ही इन्हें भील कहा जाता है। तो भील की स्पेशलिटी क्या है कि धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें भील कहा जाता है, और भील का जो शब्द है वह बील से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और बील शब्द का जो शाब्दिक मतलब जो बील शब्द का जो शाब्दार्थिक अर्थ है वह धनुष होता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, गुना आदि जिलों में निवास करती है। भील जनजाति मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में भी पाई जाती है। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड तथा मानव जाति का प्रतिनिधित्व करती है तथा भीली भाषा बोलती है। तो यह भीली भाषा बोलती है तथा यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव जाति का भी प्रतिनिधित्व करती है। भील जनजाति का वर्णन टीबी नायक ने अपनी पुस्तक द भील्स आ स्टडी में किया हुआ है। तो द भील्स टीबी नायक की बुक कौन सी है? द भील्स आ स्टडी में भील जनजाति का वर्णन किया गया है। अब जानते हैं भीलों की उपजातियों के बारे में कि भीलों की उपजातियों में आती हैं भीली, भिलाला, बरेला, पटालिया, रथियास, बेगास, उमड़ी आदि प्रमुख हैं, जिनमें भिलाला सबसे बड़ी उपजाति जो कि स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। तो ये भिलाला जनजाति अपने आप को किसका वंशज मानती है? महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। उमड़ी जनजाति जो कि उमड़ी जो उपजाति है वह भीलों की अन्य उपजातियों में सबसे दयनीय स्थिति में है, जो गुना, शाजापुर आसपास के जिलों में
निवास करती है और यह जाति इस्लाम धर्म को मानती है। तो यह किसको मानती है? इस्लाम धर्म को मानती है। फिर आता है व्यवसायिक आधार पर उन उपजातियों के बारे में जानते हैं जिनमें मदबी, बदवो या भगत आती हैं। इस जाति का व्यक्ति भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। तो ये भील, मदबी, बदवो और भगत भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। फिर आता है पुजारो, जो कि इस जनजाति में व्यक्तियों को औषधियों तथा रोगों के उपचार का विशेष ज्ञान होता है। पुजारो जो जनजाति होती है, मतलब इसकी जो उपजाति होती है, इनको विशेष ज्ञान किसका होता है? औषधियों तथा रोगों के उपचार का। फिर आता है कोटवार जाति, जो कि इस जाति का व्यक्ति भीलों के गांव का प्रशासन करता है। तो ये कोटवार के संदर्भ में। अब आता है पिथोरा भीलों का एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है, जो कि तड़वी भीलों में मुसलमान भीलों को मुसलमान भील भी कहते हैं। तो ये तड़वी भील या इसे मुसलमान भील भी कहा जाता है। तो ये पिथोरा भीलों का एक विश्व प्रसिद्ध है। फिर आता है भीलों की शारीरिक संरचना के बारे में जानते हैं। भील जनजाति के लोग मध्यम कद, कतांबी के समान रंग, घुंघराली बाल, चपटी नाक तथा हष्टपुष्ट शरीर वाले होते हैं। तो यह इनकी स्पेशलिटी है। फिर आता है इनके वस्त्र आभूषण के बारे में जानते हैं कि भील जनजाति अत्यधिक रंग प्रिय एवं आभूषण प्रिय होते हैं। ये स्त्रियां शरीर पर गोदने या टैटू खुदवाने के साथ साथ चांदी के आभूषण, चटक रंग के कपड़े, घाघरा या ओढ़नी पहनती हैं। स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र धारण करती हैं और पुरुष कानों में चांदी की बालियां, हाथ में कड़े आदि आभूषण तथा धोती, बंडी या सिर पर चमकदार पगड़ी आदि वस्त्र पहनते हैं। युवा भील बांसुरी बजाने के शौकीन होते हैं। तो इनके वस्त्र आभूषण के संदर्भ में विशेषता है कि इस तरीके से इनका वस्त्र आभूषण है। फिर आता है इनके भोजन के बारे में जानते हैं कि भील जनजाति मक्के की रोटी, ताड़ी, ज्वार भीलों का प्रिय भोजन है। तो मक्के की रोटी, ताड़ी, ज्वार भीलों का प्रिय भोजन है। गर्मी के दिनों में ताड़ी एवं महुआ की शराब का सेवन करते हैं और तथा कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे का भी शिकार करते हैं। अब जानते हैं कि कड़कनाथ मुर्गे के बारे में कि यह एक मुर्गे की एक विशिष्ट जंगली प्रजाति होती है, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ तथा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पाई जाती है। यह मुर्गा गहरे काले रंग का होता है, जिसका रक्त भी काला होता है। सामान्य मुर्गे की तुलना में यह अत्यधिक भारी एवं आक्रामक भी होता है। तो यह कड़कनाथ मुर्गा के संदर्भ में है, जिसको GI टैग प्राप्त हुआ है। अब आता है इनके निवास के बारे में जानते हैं कि भीलों के मकान चौकोर होते हैं, जिनमें मिट्टी एवं पत्थर की दीवारों पर बांस निर्मित ढलुआ छत होती है तथा इनके साथ ही जिसमें एक छोटा दरवाजा होता है। और भील अपने निवास स्थल को फाल्या तथा घरों को कू कहा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भीलों फाल्या किसे कहा जाता है। फाल्या इस भील अपने निवास स्थल को कहते हैं और कू जो होते हैं वह घरों या मकानों को कहा जाता है। अब आता है आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कि भील जनजाति का प्रमुख व्यवसाय जो है वह कृषि है। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को दजिया या चिमटा कहा जाता है। तो इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? दजिया या चिमटा। ये लकड़ी काटकर बेचना ही भीलों की एक प्रमुख व्यवसाय है, जैसे बकरी, गाय, मुर्गी पालन, मत्स्य आखेट तथा वनों से फल आदि एकत्रित करना भीलों का अन्य आर्थिक कार्य होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल भील कर्मियों में 53.8% कृषक हैं, जो लगभग 1/3 भील कर्मी खेतीहर के रूप में कार्य करते हैं। फिर आता है सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में देखते हैं कि भीलों में मुख्यतः पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इनमें गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है और भीलों का सबसे प्रिय संबोधन मामा होता है। तो इनका जो गांव का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? गमेती। तथा इनके भीलों का सबसे प्रिय संबोधन कौन सा होता है? मामा इनका प्रिय संबोधन होता है। अब पढ़ते हैं भगोरिया पड़ाव पर्व के बारे में। यह भीलों का सर्वप्रमुख पारंपरिक पर्व होता है, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन आदि जिलों व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाता है। वस्तुतः यह प्रेम एवं विवाह का उत्सव होता है, जिसमें आदिवासी युवक एवं युवतियाँ अपने जीवन साथी का चुनाव करती हैं। तो यह भगोरिया पड़ाव पर्व होता है। होली के समय 7 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसमें गुलालिया, फिर आता है गोल गधेड़ो तथा ओजाड़िया। इसके अंतर्गत ये मुख्यतः 3 भाग होते हैं। फिर आता है, अब एक एक करके इनके नामों को देखते हैं कि गुलालिया क्या क्या अर्थ होता है। गुलालिया पारंपरिक पर्व के प्रारंभिक 2 दिनों में गुलालिया का आयोजन किया जाता है।
जिसमें विवाह हेतु इच्छुक युवक अपनी पसंद की युवती को गुलाल लगाकर अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं और यदि युवती भी उस युवक को गुलाल लगा देती है तो उसकी सहमति मान ली जाती है, फिर गुलालिया होता है। दूसरा आता है गोल गधेड़ों वाला। तो इसमें गुलालिया के बाद 3 दिनों तक का गोल गधेड़ों वाला का उत्सव मनाया जाता है। इनमें युवतियां युवकों के समूह के चारों ओर घेरे रहती हैं तथा युवक अपनी पसंद की युवती को लेकर वहां से भाग जाता है और यदि वे दोनों पकड़े नहीं जाते हैं, दोनों वहां अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। यद्यपि अब युवती को भगाने के स्थान पर परिवारों की सहमति से विवाह का प्रचलन बढ़ गया है। अब आता है तीसरा उजाड़िया के बारे में। उजाड़िया के संदर्भ में देखते हैं कि यह भगोरिया पर्व में आए हुए जनजातियों लोग पर्व के अंतिम 2 दिनों में मेले में अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं। चूँकि इसके बाद यह पर्व समाप्त हो जाता है और मेला उजड़ जाता है, जिसे उजाड़िया कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत ये 3 प्रमुख भाग हैं, जिसमें गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं भगोरिया पर्व के। भीलों द्वारा होली के समय किया जाने वाला भगोरिया जो नृत्य होता है वह बहुत ही दर्शनीय होता है। अब जानते हैं जनजातीय विवाह के बारे में कि जनजातियों में विवाह की अनेक प्रथाएं प्रचलित हैं, जिनमें आता है गंधर्व विवाह, फिर आता है अपहरण विवाह, गोल गधेड़ों विवाह जिसे भगोरिया पर्व में होता है, सेवा विवाह, शक्ति विवाह, नातरा विवाह जिसमें विधवाएं पुनर्विवाह करती हैं, फिर आता है घर घुसी या घुसपैठिया विवाह, परीक्षा विवाह, विनिमय विवाह जो कि वधु धन का प्रचलन होता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से विवाह है? पहले आता है गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह, गोल गधेड़ों वाला विवाह, सेवा विवाह, शक्ति विवाह, नातरा विवाह, घर घुसी विवाह, परीक्षा विवाह, विनिमय विवाह इसके अंतर्गत ये प्रमुख विवाह आते हैं। अब आता है इसमें नृत्य के बारे में जानते हैं कि भील जनजाति मुख्यतः कहरवा, टोडा, पड़वा, दागला आदि नृत्य किया करती है। इसकी धार्मिक स्थिति को जाने कि भीलों की अपनी विशिष्ट देवी देवता होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली देवता राजा पंथा होते हैं। इसके अतिरिक्त महादेव, राम, गणेश, हनुमान आदि देवताओं की भी पूजा किया करते हैं। पहाड़, वन, जल, फसल के लिए भीलों के अलग अलग देवता होते हैं और भीलों द्वारा विशेष रूप से घोड़े एवं सर्प की पूजा की जाती है। फिर आता है दापा प्रथा उन्मूलन हेतु अभियान। दापा प्रथा उन्मूलन हेतु अभियान यह झाबुआ जिले में भील एवं भिलाला जनजातियों में दापा प्रथा जो कि दहेज की प्रथा का प्रचलन है। इस प्रथा में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है और अक्टूबर 2016 में इस प्रथा को समाप्त करने हेतु साथीदार अभियान का आरंभ किया गया था। तो साथीदार अभियान का आरंभ इसके अंतर्गत किया गया था। यह दापा प्रथा उन्मूलन जो कि भील या भिलाला जनजातियों में या दहेज की प्रथा का प्रचलन है। इस प्रथा में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज का दिया जाता है और अक्टूबर 2016 में इस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान को प्रारंभ किया गया था। तो इसके संदर्भ में या भील जनजाति के संदर्भ में प्रमुख प्रावधान देखें। आप जानते हैं इसके गौंड जनजाति के संदर्भ में कि प्रसिद्ध नेतृत्व शास्त्री ने हिस्लोप ने के अनुसार गौंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ होता है। यह जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए इसे गौंड कहा गया। यह भारत की सबसे बड़ा जनजातीय समूह होता है जो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के मंडला, ढिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि में निवास करती है और गौंड जनजाति का संबंध पाक त्रिवर्ण प्रजाति से होता है, जिसकी मुख्य भाषा गोंडी और डोरली होती है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति की जनसंख्या 50.93 लाख है, जो कि कुल जनजाति संख्या का 33.25% होता है और गौंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या छिंदवाड़ा जिले में 6.2 लाख है तथा इसी के साथ ही इनकी साक्षरता दर 60.1% होती है। आप जानते हैं गौंड जनजाति की विशिष्ट तथ्यों के बारे में, जिसमें आता है इनकी शारीरिक संरचना के संदर्भ में देखते हैं कि इनका काला रंग, चपटी नाक, चौड़ा चेहरा, स्त्रियों का कद पुरुषों की तुलना में छोटा होता है। इनके भोजन में यह मांस, मदिरा का सेवन करते हैं। वनों से प्राप्त कंदमूल एवं फल खाते हैं। फिर आता है वस्त्र आभूषण में कि सूत्री वस्त्र पुरुष लंगोटी तथा सिर पर पगड़ी पहनते हैं। महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं और इन्हें आभूषण पहनना तथा गोदना या टैटू अत्यंत प्रिय होता है। फिर आता है आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में कि यह कृषि एवं शिकार से जीविकोपार्जन करते हैं। बारी नामक कृषि करते हैं, जिनमें सरसों, साग सब्जी, कोंदो, कुटकी तथा तंबाकू उगाते हैं। टोकरी, रस्सी आदि बनाकर शहरों पर बेचते हैं, ये इसके संदर्भ में। फिर आता है मेले, इसमें स्वांग, तमसा तथा मड़ई इसके प्रमुख मेले होते हैं। तो इनके कौन से मेले होते हैं? स्वांग,
तमनासा और मड़ई इनके प्रमुख मेले होते हैं। अब जानते हैं इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के संदर्भ में। सामाजिक आर्थिक स्थिति के संदर्भ में सबसे पहले जानते हैं इनके विवाह के बारे में। विवाह के संदर्भ में जाने कि गौंड जनजाति में विधवा विवाह एवं बहु विवाह प्रथाओं का प्रचलन है, जिसके अतिरिक्त दूध लौटावा विवाह, अपहरण तथा पॉलीथर विवाह का भी प्रचलन है, जिनमें अंतर विवाह और बहिर्विवाह के नियमों की कठोरता का पालन किया जाता है। अब आता है दूध लौटावा विवाह के बारे में कि इस विवाह प्रथा के अंतर्गत बुआ या मामा के लड़के व लड़कियां आपस में विवाह करती हैं। घोटुल प्रथा के बारे में, जिसमें अविवाहित युवक युवतियों के लिए घोटुल नामक संस्था होती है, जहां विवाह पूर्व युवक युवतियों को यौन संबंधी शिक्षा दी जाती है तथा विवाह के पूर्व भी उन्हें आपस में प्रणय संबंध बनाने की स्वतंत्रता होती है। वर्ष 1947 में बेरियर एल्विन ने की जो बुक है उसमें द मौर्य तथा देयर गोटुल नामक पुस्तक प्रकाशित की हुई है, जिसमें बारियर एल्विन के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है 1947 में। ये गौंड जनजाति से रिलेटेड। फिर आता है इनके त्योहारों के बारे में जानते हैं कि गौंड जनजाति बेगनाथ बिंद की बकपंथी, हरिटी, नवाखानी, जवारा, मड़ई, छेरता आदि प्रमुख त्योहार आते हैं। फिर आते हैं इनके नृत्यों में कि इनके प्रमुख नृत्य में आता है कर्मा, सैला, भड़ौनी, बिरहा, कहरबा, सजनी, शुआ, एबाल, तोई, दीवानी आदि आते हैं। गौंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा होता है, जो कि एक स्त्री प्रधान होता है। यह विजयादशमी से प्रारंभ होकर नए वर्ष तक आगमन तक चलता है, जिनका प्रमुख वाद्य यंत्र मादर होता है। यह विश्व का प्रथम लोक नृत्य है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। सजनी एवं दीवानी नृत्य भी महिला प्रधान होता है तथा गौंड जनजाति द्वारा अंतिम संस्कार में खहुल पाता नामक मृत्युगान भी गाया जाता है। अब आता है निवास के आधार पर गौंड उपजातियों के बारे में, जिसमें आता है राजगौंड, फिर दूसरी आती है धुरगौंड, फिर आती है मुरिया या मारिया। गौंड राजगौंड जो होती है इसमें भूस्वामी होते हैं। फिर आता है धुरगौंड, जिसमें साधारण वर्ग होता है। मुरिया तथा मरिया में यह अत्यधिक पिछड़ी जनजाति होती है। तो ये राजगौंड, धुरगौंड, मुरिया या मरिया आती हैं, जिसमें भूस्वामी, साधारण वर्ग और अत्यधिक पिछड़ी जनजाति को इनको 3 उपजातियों में विभाजित किया गया है। अब आता है व्यवसाय के आधार पर गौंड जनजातियों की उपजातियों के बारे में जानते हैं, जिसमें पहली आती है अगरिया। अगरिया के संदर्भ में देखते हैं तो यह लोहे का काम करने वाला वर्ग होता है। अगरिया जनजाति कौन होती है? लोहे का काम करने वाला वर्ग होता है। फिर आती है प्रधान, जिसे पुजारी का काम करने वाला वर्ग आता है। फिर आता है ओझा। ओझा जो कि पंडिताई या तांत्रिक क्रिया करने वाला वर्ग होता है। फिर आता है सोलहास, जो कि बढ़ई का कार्य करने वाला वर्ग होता है। फिर इसके बाद आता है कोयला भूतिस, जो कि नगरों में नृत्य काम करने वाला वर्ग आता है। तो गौंड जनजाति की उपजातियों के बारे में जानते हैं, जो कि व्यवसाय के आधार पर है, जिसमें पहली आती है अगरिया, जो कि लोहे का काम करने वाला वर्ग आता है। फिर आती है प्रधान, जो कि पुजारी का काम करने वाला वर्ग आता है। फिर आती है ओझा, जो कि पंडिताई तथा तांत्रिक क्रिया करने वाला वर्ग आता है। फिर आता है सोलहास, जो कि बढ़ई का कार्य करने वाला वर्ग आता है। फिर 5वें नंबर का आता है कोयला भूतिस, जो कि नगरों में नृत्यगान करने वाला वर्ग आता है। अब जानते हैं इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में। इनकी धार्मिक स्थिति के संदर्भ में जाने कि इनका धर्म जो है आत्मावाद तथा तांत्रिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। गौंड जनजाति के मुख्य देवता को दूल्हा देव कहा जाता है, जिसमें बूढ़ा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, जैसे भूमि के देवता नाग देव, नारायण देव आदि अन्य आराध्य देवता भी होते हैं। फिर आता है भारिया जनजाति के बारे में कि भारिया शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है ज्ञान का अभाव होता है। यह जनजाति भार ढोने का कार्य करती है, इसलिए इसे भारिया कहा गया है और इनको भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होती है, जिसमें छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला जिलों में निवास करती है और इस जनजाति को भरनौती बोली भी बोलती है। तो यह जनजाति कौन सी बोली बोलती है? यह भरनौती बोली बोलती है, भारिया जनजाति के संदर्भ में है। फिर आता है भारिया जनजाति का एक छोटा समूह छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट नामक स्थान पर सर्दियों में से निवास कर रहा है। पातालकोट का जो शब्दार्थिक अर्थ होता है पाताल को घेरने वाला पर्वत अथवा किला होता है। 1981 की जनगणना के अनुसार पातालकोट में भारिया जनजाति के जंगलों को भी जंगली कहा गया है। अब आता है भारिया गौंडों को अपना अग्रज तथा बड़ा भाई मानते हैं, जिसमें यह जनजाति अपना पूर्वज राजा कर्णदेव को मानते हैं। अब आता है इसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति के संदर्भ में देखते हैं कि भारिया समाज का मुखिया पटेल कहलाता है तथा इनका अन्य प्रमुख सदस्य भूमला, पडियार, कोटियार होता है। तो इनका मुख्य सदस्य कौन होता है? अन्य सदस्य भूमला, पडियार तथा कोटलार होता है। अब जानते हैं इनके विवाहों के संदर्भ में जानते हैं कि भारिया जनजाति में संगोत्री विवाह को वर्जित होता है। तो इनमें कौन सा विवाह वर्जित होता है? संगोत्री विवाह
वर्जित होता है। मामा तथा बुआ के पुत्र पुत्रियों की आपस में विवाह को प्राथमिकता दी जाती है और इसमें चूड़ी प्रथा का भी प्रचलन है। इसके अतिरिक्त मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजी बाजी विवाह और विधवा विवाह का भी प्रचलित है। तो यह विवाह के संदर्भ में। अब आता है भारीय जनजाति के विशिष्ट तथ्यों के बारे में जानते हैं, जिसके संदर्भ में उनकी पहले नंबर तो शारीरिक संरचना के संदर्भ में जाने कि शारीरिक संरचना के संदर्भ में आता है कि इनका जो रंग होता है वह काला रंग, काली एवं छोटी आंख है, चौड़ी नाक, छोटे दांत, पतले ओंठ, मध्यम कद तथा छरहरा शरीर होता है। इनके भोजन में मांस, महुआ, कौंदो, कुटकी आदि होता है। आवास में इनके घरों की समूह को थाना कहा जाता है और इनके घर को 2 पंक्तियों में श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। अब आता है इसके घरों की दीवारें जो मिट्टी, बांस, लकड़ी से बनी होती है, वह छत घास फूस की भी बनी होती हैं। अब आता है इनके वस्त्र एवं आभूषण के बारे में, जो कि पुरुष धोती कुर्ता एवं पगड़ी पहनते हैं, जबकि महिलाएं हरे एवं लाल रंग के सिंदरी साड़ी पहनती है। हालांकि इनके हल्के धातु के आभूषण आधारित करती हैं। फिर इनकी उपजातियों में कौन सी आती है? भूमिया तथा भूईधर। तो भारीय जनजाति की जो उपजाति आती हैं भूमिया, भूईधर आती है। इनकी आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में देखा जाए तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा इनमें दहिया खेती मतलब झूम खेती के समान खेती का प्रचलन है तथा यह आखेट वनोपज का संग्रहण एवं मजदूरी करते हैं और कुशल शिल्पकार भी होते हैं। अब आता है इनके नृत्य के बारे में जानते हैं कि इनका नृत्य भारीय जनजाति द्वारा सैतम, भेतम, कर्मा, सैला तथा भाड़म, अहिराई या बिरहा नृत्य किया जाता है। इसमें एक युवा ग्रह भी होता है जिसे रंग भंग भी कहा जाता है। इसकी धार्मिक स्थिति को देखें तो यह बिदरी पूजा, नवाखानी, दिवाली, जात्रा आदि पर्व पर भी मनाया जाता है। इनके देवता के बारे में देखा जाए तो भारीय जनजाति के प्रमुख देवता जो है वह दूल्हा देव रहे, बूढ़ा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव आदि हैं, जो कि सांप एवं बाघ की भी पूजा करते हैं। तो इसके संदर्भ में भी MPPSC में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है कि इनके प्रमुख देवताओं के बारे में बताइए। फिर आता है बैगा जनजाति के बारे में। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली बैगा जनजाति भारत सरकार द्वारा घोषित 3 पिछड़ी जनजातियों में से एक है, जो मुख्यतः मंडला, ढिंडोरी, शहडोल, बालाघाट, सिवनी आदि जिलों में पाई जाती है। तो यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? मंडला, ढिंडोरी, शहडोल, बालाघाट, सिवनी आदि जिलों में पाई जाती है। यह द्रविड़ समुदाय की जनजाति होती है, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। यह द्रविड़ समुदाय की जनजाति होती है। बैगा जनजाति भूमिया जनजाति की एक उपशाखा होती है। बैगा जनजाति क्या है? यह भूमिया जनजाति की एक उपशाखा होती है। बैगा शब्द का जो शाब्दार्थिक अर्थ होता है वह पुरोहित होता है। इसको पंडा कहा गया है। बैगा ग्राम पुरोहित होने के साथ साथ चिकित्सक भी होते हैं और इन जनजाति का विकसित रूप से बिछावर कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की जो जनसंख्या है वह 4.15 लाख है, जो कि राज्य की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 2.71% भाग को कवर करता है। बैरियर ने बैगा जनजाति पर द बैगा नामक पुस्तक भी लिखी हुई है। अब जानते हैं इसकी उपजातियों के बारे में, जिनमें आता है कि बैगा जनजाति की प्रमुख उपजातियों में आती है नरौतिया, भरौतिया, बिछवार, रायमैना, कठमैना, नहर आदि इसके अंतर्गत आती है। उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति को देखा जाए तो बैगा जनजाति में पंचायतन व्यवस्था होती है, जिनमें 5 प्रकार के पंच, जिसमें मुकदम, दीवान, समरथ, कोटवार, दवार होते हैं। मुकदम इनका मुखिया होता है। इन जनजाति में गांव को पूर्वा कहा जाता है, जिनकी सुरक्षा करने वाले व्यक्ति को कोटवार तथा पुरोहित का कार्य करने वाले व्यक्ति को बेवात कहा जाता है। तो इन जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? पूर्वा कहते हैं, जिसकी सुरक्षा करने वाले व्यक्ति को कोटवार, पुरोहित का कार्य करने वाले व्यक्ति को बेवात कहा जाता है। तथा इन जनजाति में पितृ सत्रात्मक तथा संयुक्त परिवार का व्यवस्था पाई जाती है। तो इनकी जनजातियों में क्या स्पेशलिटी है? यहाँ पर पितृ सत्रात्मक तथा संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। फिर आता है कि विवाह के बारे में कि बैगाओं में समगोत्री विवाह वर्जित होता है, जिनमें नाना और नातिन एवं नातनी और नाती के विवाह को भी मान्यता प्रावधान होती है। इनमें वधु मूल्य का प्रचलन है, परंतु बाल विवाह का प्रचलन नहीं होता है। इनमें मगनी, चढ़ विवाह, उठना विवाह, चोर विवाह, पैठुल विवाह, लमसेना विवाह, उधारिया विवाह प्रथाएं इसके अंतर्गत प्रचलित होती हैं।
अब आता है बैगा जनजाति की विशिष्ट तथ्यों के बारे में जानते हैं इससे रिलेटेड, जिसमें इनकी शारीरिक संरचना को देखें कि इनका काला रंग, चपटी नाक, मोटी ओंठ तथा गठीला शरीर होता है। इनके भोजन में यह मांस विशेषकर सुअर का, मोटे अनाज, फल एवं कंदमूल खाते हैं। इनका सुबह का भोजन बासी, दोपहर का भोजन पेज और शाम का भोजन ब्यारी होता है। इनके आवास में बांस से बनी दीवारें वाले मकान जिन पर मिट्टी का लेप होता है। मकान का दरवाजा बहुत छोटा होता है। वस्त्र एवं आभूषण में यह पुरुष लंगोटी, पगड़ी तथा हाथों पर कड़े पहनते हैं। महिलाएं कपची नामक छोटी धोती पहनती है तथा पूरे शरीर में गोदना, गुदवाती और आभूषण के प्रति विशेष आकर्षण होता है। इनके आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में देखा जाए तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा ये मुख्यतः स्थानांतरित तथा झूम कृषि करते हैं, जिनमें पोंडू बेवार दहिया कहा जाता है, जिनमें हल चलाना वर्जित होता है और कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार होता है। अब आता है नृत्य के बारे में कि बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य में आता है रीना, कर्मा, परधौनी, सुआ, सैला, सहरा तथा दादरिया आते हैं। इनकी धार्मिक स्थिति को देखा जाए तो इनकी बैगा आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं। ये लोग बीमारियों की रक्षा हेतु दूल्हा देव की तथा गांव की भूमि के लिए ठाकुर देव की पूजा करते हैं और इनके आराध्य वृक्ष को साज कहा जाता है। इनके समाज में जमीन पर हल चलाना तथा महिलाओं द्वारा हल को स्पर्श करना प्रतिबंधित होता है। तो यह बैगा जनजाति की प्रमुख स्पेशलिटी है। अब जानते हैं हम नेक्स्ट जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आती है कोल जनजाति। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति होती है, जिसकी 22 उपशाखाएं, मतलब यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो जिसकी 22 उपशाखाएं हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं कि यह ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति है, जिसे मैक्स मूलर ने कोल या कोलारियन कहा हुआ है। इस जनजाति का उल्लेख रामायण तथा महाभारत में भी मिलता है तथा यह मुंडारी एवं कोल वर्ग की प्रमुख जनजातियां होती हैं, जिनका मूल निवास स्थान रीवा के बादरी राजा क्षेत्र में कोराली को माना जाता है। कोल जनजाति के लोग चंद्रवंश के गांधार पुत्र कोल को अपना पूर्वज मानते हैं, जिसमें जनजाति मुख्यतः रीवा, सतना, सीधी और शहडोल में निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कोल जनजाति की कुल जनसंख्या 11.67 लाख है, जो कि कुल जनजातियों का 7.6% भाग को कवर करता है। अब आता है जब उपजातियों के बारे में कि कोल जनजाति की प्रमुख उपजातियां रोतिया, रोतली, भड़तिया, दसोरा, मड़नहा, कगवारिया, काठोतिहा, मवासी, ठाकुरिया, रेवारिया, बिंज आदि आती हैं। राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण के बारे में जाने कि इस अभिकरण का गठन 6 जून 2011 को किया गया था, जिसका उद्देश्य कोल जनजाति के विकास के लिए पृथक आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास करना है तथा इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को देखा जाए तो कोल जनजाति कई गांवों में को एक सीमित होती है तथा विभिन्न आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति करती है तथा गांव के पंच को गोहिया कहते हैं, जो कि आपसी विवादों का समाधान करते हैं। कोल जनजाति का विवाह पद्धति हिंदुओं के समान होती है, जिनमें बहु विवाह का प्रचलन है किंतु पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं है तथा इनका नृत्य जो है वह कोल तथा दहका नृत्य होता है। तो इनका प्रमुख नृत्य क्या है? कोल एवं दहका नृत्य इसके अंतर्गत किया जाता है। अब आता है कोल जनजाति के विशिष्ट तथ्यों के बारे में जानते हैं, जिनके अंतर्गत पहली आती है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना के संदर्भ में देखा जाए कि इनका काला रंग, चपटी नाक, ऊंचा मस्तक, काली भूरी आंखें, मध्यम कद एवं सशक्त छरहरा शरीर। स्त्रियां अधिक छरहरी तथा फुर्तीला होता है। इनका भोजन मांस, ज्वार, मक्का, कोंदो, कुटकी, सवा, धान, मूंग, चना आदि होता है और त्योहारों के अवसर पर मध्यमान करते हैं। फिर आता है इनकी आवास के बारे में कि यह टोला बनाकर रहती हैं तथा इन्हें कोलहिन टोला कहा जाता है। घर की दीवारों में मिट्टी, पराली एवं बांस से तथा छतें खपरेल से बनाई जाती है। इनके वस्त्र एवं आभूषण बोरुस, धोती, कुर्ता, साफा पहनती है और महिलाएं धोती तथा बंडी पहनती हैं तथा गले में कंठी, कानों में टारफूल, नाम में पुलिया, हाथों में अंगूठी तथा पाँव में बिछिया पहनती हैं। इनकी आर्थिक क्रियाओं को देखा जाए तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। इसके अतिरिक्त शिकार, पशुपालन एवं लाख निर्माण का कार्य भी करती हैं। इनकी धार्मिक स्थिति के संदर्भ में देखा जाए कि यह कोल जादू टोना पर विश्वास करती हैं तथा फसलों की रक्षा के लिए सूर्य, चंद्र, पवन, इंद्र की पूजा के साथ साथ गंगा, यमुना आदि नदियों की भी पूजा करती हैं। अब पढ़ते हैं कोरकू जनजाति के बारे में, जो कि कोरकू का अर्थ होता है मानवों का समूह। यह जनजाति सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में निवास करती है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी जिले में अपने एक गांव में निवास करती है। कोरकू जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती है तथा कोरकू जनजाति मुंडा या
कोलिरियन जनजाति की एक शाखा होती है जो राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है। फिर आता है इनकी उपजातियों को देखा जाए तो इसमें बोवई, पठारिया, डुलारिया, मोतासी, बवारी, रूमा, नहाला, बोडवा आदि कोरकू जनजाति की उपजातियां आती हैं। कोरकू जनजाति की विशिष्ट तथ्यों को देखा जाए तो इनकी शारीरिक संरचना में काला रंग, गोल चेहरा, काली आंखें, चपटी नाक, मोटे ओंठ, बलिष्ठ शरीर होता है। इनके भोजन में मांस तथा कुटकी, बाजरा, कोंदो, सावा, गेहूं, मक्का, ज्वार, तिल्ली आदि का भाजी, पालक, गिल की तोरिया, कद्दू, कंदमूल, फल आदि का उपयोग किया जाता है तथा आवास में बांस, लकड़ी, खपरेल से निर्मित घर जो कि आमने सामने पंक्तिबद्ध होते हैं। वस्त्र एवं आभूषण के संदर्भ में यह पुरुष सूती बंडी, कुर्ता और धोती पहनते हैं और स्त्रियां रंग बिरंगे लुगड़े या धोती पहनते हैं। इनकी आर्थिक क्रियाओं को देखा जाए कि इनका मुख्य व्यवसाय स्थानांतरित कृषि होता है। इसके अतिरिक्त तेंदुपत्ता, कंदमूल तथा फलों का संग्रह भी करती हैं। अब इनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति को देखा जाए तो इनकी जनजाति में कई गांवों का एक समिति होती है जहां पर पितृसत्तात्मक तथा संयुक्त परिवार होते हैं। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति के 2 वर्ग होते हैं जिसे राजकोरकी या पोथरिया कोरकू कहा जाता है। राजकोरकू भूस्वामी वर्ग के होते हैं और उनकी सामाजिक स्थिति उच्च होती है जिसमें शेष लोग पोथरिया कहलाते हैं। इनके विवाह के बारे में देखा जाए तो कोरकू जनजाति में सकोत्रीय विवाह प्रचलित है जिसमें वधु मूल्य से प्राप्त राशि पंचायत को दी जाती है और इस जनजाति के अंतर्गत चिथौड़ा विवाह, विधवा विवाह, हट विवाह, राजा बाजी विवाह, लमछराना विवाह आदि इसके प्रचलन में आता है। अब आता है त्योहारों के संदर्भ में कि यह जनजाति चैत्र एवं वैशाख में गुड़ी पड़वा, अखातीज और दशहरा, ज्येष्ठ में डोडबली, श्रावण में जितौली इसके अंतर्गत यह मनाए जाते हैं। फिर आता है कि भाद्रपद में पाली, अश्विन में दशहरा, कार्तिक में दीपावली और फाल्गुन में होली तथा कोरकू जनजाति के लोग जो मुख्यतः होते हैं वह चटकोरा, खम्भ, स्वांग या नाट्य नृत्य किया करते हैं। इनकी धार्मिक स्थिति को जानें कि कोरकू हिंदू देवी देवताओं सूर्य, चंद्रमा, शिव, मेघनाथ, मुर्दा देव की पूजा करते हैं और इनके गांव की मुख्य देवता डोंगर देव, मटुआ देव आदि होते हैं। ये बलि चढ़ाने के लिए मुर्गे तथा सुअर पालते हैं। यह जनजाति मृतक को दफनाती है और उसकी स्मृति में एक स्तंभ का निर्माण करती है जिसे सिडौली प्रथा कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है, अब पढ़ते हैं सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया शब्द की उत्पत्ति सह तथा हरिया से हुई है जिसका अर्थ होता है शेर के साथ होना। फारसी भाषा के शब्द में शहर का अर्थ होता है जंगल और यह जनजाति जंगलों में निवास करती इसलिए इसे सहरिया कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है जो मुख्य रूप से ग्वालियर, शिवपुरी, मोरेना, गुना आदि जिलों में निवास करती है। प्रदेश की प्रमुख पिछड़ी जाति है और सहरिया जनजाति संग्रहालय शिवपुर में जिले में स्थित है। MPPSC 2022 में सहरिया जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब आता है इसके संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति को देखें कि सहरिया जनजाति में पितृसत्तात्मक तथा संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इनकी पारिवारिक इकाई में कुटुंब होते हैं। इनकी पंचायत का मुखिया पटेल होता है और अन्य सदस्य कोटवार, छापा, बराई, अधनारियां होती हैं। फिर आता है कि इनकी सांस्कृतिक स्थिति को देखें कि सहरिया जनजाति में अनेक गीत, कथाएं, पहेलियां, कहानी प्रचलित हैं जिनमें सबसे अधिक कथात्मक पहेलियां बोली जाती हैं। इन जनजातियों में गाठ लीला, राम जन्म, जानकी विवाह, पांडवों की कथा, गारी, रामायण, ख्याल, लंगुरिया, फाटक सिलया, बाजना गीत गाए जाते हैं। अब जानते हैं सहरिया जनजाति की विशिष्टता के बारे में। जिनकी शारीरिक संरचना को देखें कि यह मध्यम ऊंचा कद, सांवला रंग होता है। इनके आवास में ये समतल मैदानों पर एक दूसरे से दूर लगे हुए घरों में रहते हैं जिन्हें सहरिया कहा जाता है। घरों के बीच बंगला नामक के सामुदायिक भवन तथा धर्मशाला का निर्माण किया गया है। फिर आता है कि वस्त्र एवं आभूषण में देखें कि पुरुष धोती, कमीज, साफा पहनते हैं और महिलाएं लहंगा, घाघरा, टुगड़ा, पेटिया आदि वस्त्र पहनती हैं तथा गोदना गुदवाती हैं और स्त्री पुरुष दोनों को आभूषण प्रिय होते हैं। फिर आता है इनकी आर्थिक क्रियाओं में कृषि, मजदूरी, वनोपज संग्रहण, पशुपालन, मत्स्य, आखेटक आदि होती है और इनकी जड़ी बूटियों से औषधि का निर्माण होता है। फिर आता है नृत्य में कि सहरिया जनजाति में लोग मुख्यतः लय की नृत्य रागिनी, दुलदुल घोड़ी और तेजाजी नृत्य किया करते हैं।
उनकी धार्मिक स्थिति को देखें कि यह शहरीय जनजाति हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिनके मुख्य देवी देवता सीता, दुर्गा, भैरव होते हैं। ये दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, मकर संक्रांति आदि त्योहार मनाते हैं और ये आत्मा तथा तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं। यहाँ पर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो यह इस श्रृंखला का पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट सेकंड में आगे की अनुसूचित जनजातियों, उनसे रिलेटेड जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में और प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।